कानपुर शहर के भीड़भाड़ में पूजा अपनी माँ गौरी के साथ साधारण जीवन जी रही थी। ऐसे ही एक दिन, देख तो पूजा, कितनी प्यारी लग रही हो ना। मैं यकीन ही नहीं होता कि कल मैं सबसे अमीर घर की दुल्हन बनूंगी और मेरी जिंदगी एकदम बदल जाएगी, क्योंकि मेरे गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। सच में प्रीति, तू तो आज एकदम राजकुमारी लग रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि तेरा सपना पूरा हो गया और कल से तेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। हाँ पूजा, अब तो मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और तुझे पता है, मेरे पिता ने मेरे लिए पूरे 10 लाख रुपए दहेज दिए हैं और इसीलिए मैं इतने बड़े बिजनेसमैन के घर की बहू बनूंगी। अब तू ही देखना, दिन कैसे बदल जाते हैं। कभी हम दोनों मिट्टी के घर में खेला करती थी, पर अब तो मैं अपनी जिंदगी महलों में जीऊंगी। लेकिन एक मिनट, तेरे पिता के पास इतने पैसे कहाँ से आए प्रीति? अरे वो तो एक मजदूर है और उसी से घर चलाते हैं। हाँ पूजा, वो उन्होंने हमारी जमीन बेच दी और बाकी जो कुछ भी कर्जा लिया है वो उन्होंने बस मेरे लिए ही किया है, ताकि मैं आराम और खुशी से रह सकूं। हे भगवान, मैं तो बस दुआ करती हूँ कि तुझे हमेशा सच्चा प्यार और सम्मान मिले। अरे पैसों से ज्यादा जरूरी तो खुशियाँ होती हैं और मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। वो तो है पूजा, तू हमेशा मेरा ख्याल रखती आई है, लेकिन शादी के बाद चाहे मैं कहीं भी रहूं, तू हमेशा मेरी सबसे खास दोस्त रहेगी। प्रीति पूजा से बड़ी बड़ी बातें करती है और फिर पूजा थोड़ी देर बाद अपने घर आ जाती है। अरे क्या हुआ पूजा बेटा, कहाँ से आ रही है तू? आपको पता ही माँ, प्रीति की शादी पक्की हो गई है, जो कि बहुत खुशी की बात है। लेकिन मुझे उसने ये भी बताया कि उसके पिताजी ने पूरे 10 लाख रुपए का दहेज दिया है। अरे ये तू क्या कह रही है? बिरजू के पास तो खुद खाने भर का भी इंतजाम मुश्किल से होता है, तो उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? उन्होंने अपनी जमीन बेच दी माँ, बस यही रास्ता निकाला उन्होंने। देख बिटिया, हमारे पास तो ऐसी कोई जमीन भी नहीं है। मुझे माफ कर देना बेटी, लेकिन मैं तेरे लिए इतने बड़े बड़े रिश्ते नहीं देख पाऊंगी। अरे क्या माँ, आप भी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए और मुझे किसी अमीर घर में जाना ही नहीं है। अरे मुझे तो बस कोई ऐसा चाहिए जो मुझे सच्चा प्यार करे और मेरे लिए तो बस वही काफी है। तू तो बहुत समझदार है पूजा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। फिर अगली सुबह, माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ माँ। ठीक है बेटी, लेकिन जरा संभल कर जाना। सुबह से बहुत बारिश चल रही थी, तो वो रास्ता जरा खराब हो गया होगा। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। इतना कहकर पूजा मंदिर के लिए निकल जाती है। तभी मंदिर के गेट पर एक बड़ी कार आकर रुकती है। कार से सुमित्रा देवी उतरती है, पर अचानक से उन्हें चक्कर आ जाता है। हे भगवान, ये आंटी तो बेहोश हो गई। मुझे तुरंत इनकी मदद करनी चाहिए। फिर वो झट से मंदिर का जल सुमित्रा के होठों पे लगाकर वो उसे पानी पिलाती है। तभी पास में खड़ी एक औरत तेज आवाज में बोलती है, अरे लड़की, ये तूने क्या कर दिया? भगवान का जल इंसान को पिला दिया तूने। ये तो बड़ा ही अपशगुन हो गया। देखिए आंटी जी, अगर ये जल मैं इन्हें नहीं देती तो इनकी जान भी जा सकती थी, और मेरे लिए तो इंसान की जान भगवान से बढ़कर है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटी, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं बच ही नहीं पाती। दरअसल मैंने आज अपनी दवाई नहीं ली थी और शायद इसीलिए चक्कर आ गया। पर अब तो आप ठीक हो ना आंटी जी? कृपया घर जाकर आप आराम कीजिए। इतनी सीधी सादी, संस्कारी और दयालु बच्ची है ये, बिल्कुल निर्मय हृदय वाली, जैसे कि भगवान होते हैं। अरे बहन जी, ये लड़की तो बहुत नादान है। उसने तो बिना सोचे समझे ही भगवान का जल आपको पिला दिया। सुमित्रा उस औरत की बात अनसुनी कर देती है और वो चुपचाप पूजा को निहारती रहती है। पूजा भी बिना कुछ कहे मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद, राम राम मालकिन, मैंने कब से आपको बुलाया था और आप आज आ रहे हो? माफ कीजिए मालकिन, आज कई घरों में रिश्ते लेकर जाना था मुझे।
और इसीलिए देरी हो गई। लेकिन आज तो मैं बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्तों की तस्वीरें लाया हूँ। अगर आप उन्हें देखोगे ना, तो आप तो एकदम तुरंत राजी हो जाओगी। ठीक है पंडित जी, जल्दी दिखाइए। अब इतने सारे रिश्ते देख देख कर मैं थक चुकी हूँ। ये देखिए, इसका नाम निशा है। लंदन से पढ़ाई करके आई है, इंजीनियर भी है और माँ बाप की इकलौती बेटी है। और ये लड़की तो आपके अमन बेटे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। नहीं पंडित जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे मुझे तो गुणी, संस्कारी और सुशील बहू चाहिए। और इसने तो फोटो में ही इतने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, तो कल को ये लड़की घर की इज्जत कैसे संभालेगी? तो फिर ये देखिए, ये मेहता जी की बेटी आरोही है। घर का काम भी अच्छे से जानती है और बेहद शालीन है। नहीं पंडित जी, इसका चेहरा मेरे मन को नहीं भाया। मुझे तो कुछ अलग चाहिए, जो दिल को छू जाए। फिर पंडित जी उन्हें और तस्वीरें दिखाने लगते हैं। तभी अचानक से एक तस्वीर निकलकर सुमित्रा के सामने आ जाती है। अरे, ये तो वही लड़की है जिसने मंदिर में मेरी जान बचाई थी। अरे नहीं मालकिन, इसे छोड़ दीजिए। यह आपके घर के बराबर की नहीं है। बहुत गरीब घर से हैं। एक माँ बेटी साथ में रहते हैं और खाने तक के लाले पड़ते हैं। ये आपके बिरादरी की नहीं है। शायद गलती से ये फोटो आ गया। ये आप क्या कह रहे हो पंडित जी? हमें बहू लानी है तो उसके घर वालों से हमें क्या करना है? और एक बहू के लिए तो संस्कार और गुण मायने रखते हैं, ना कि दौलत। लेकिन मालकिन, मैं तो बस, देखिए पंडित जी, आप पूजा पाठ करते हो तो आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अमन के लिए मुझे वही बहू चाहिए जिसमें सच्चाई और इंसानियत हो। और ये लड़की तो वैसी ही है। तभी वहां पर अमन आ जाता है। अरे अच्छा हुआ जो तू आ गया बेटा। देख, पंडित जी बहुत रिश्ते दिखा चुके हैं, लेकिन मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं आया। इसीलिए मैं इस पूजा को चुन रही हूँ। अब तू भी देख ले, तुझे इससे कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या माँ, आप भी, आप मुझे अच्छे से जानती हो। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप जिसे भी पसंद करोगी वो मेरे लिए बेस्ट होगी। तो फिर तय रहा बेटा, तुम्हारी शादी पूजा से ही होगी। लेकिन एक आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम्हारे मन में अगर कोई लड़की हो तो बता दो मुझे, नहीं तो बाद में मुझे कोई चिक चिक नहीं चाहिए। अरे नहीं मम्मी, मेरे मन में कोई लड़की नहीं है। मैं तो आपकी खुशी में ही बहुत खुश हूँ। चलो, अब मुझे निकलना होगा, वरना मीटिंग के लिए देरी हो जाएगी। हर वक्त बस मीटिंग और मीटिंग। अरे कभी तो अपने बारे में भी सोच लिया कर। उसके लिए तो आप हो ना माँ। इतना कहकर अमन वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूजा के घर में, पूजा बेटी, एक बहुत ही बुरी खबर है। तेरी वो सहेली प्रीति, वो अब इस दुनिया में नहीं रही बेटा। ये आप क्या कह रही हो माँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे उसकी उम्र ही क्या थी? उसके ससुराल वाले लालची निकले बेटा, दहेज की मांगे बढ़ाते गए। बेचारे बिरजू ने तो जमीन बेचकर अपनी बेटी को विदा किया था, लेकिन फिर भी वो लोग मर्सिडीज मांग बैठे, तो गरीब बिरजू कहाँ से देता वो? इसलिए उन्होंने प्रीति को सीढ़ियों से गिरा दिया और ऊपर से दुनिया से ये कह दिया कि वो बस एक हादसा था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया माँ? वो मेरी सबसे अच्छी सहेली थी, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था माँ। देख बेटी, यही वजह से कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। बिरजू ने अपनी औकात से बड़ा सपना देखा, पर अब तू ही देख कि उसका नतीजा क्या हुआ। जमीन भी गई और बेटी भी गई, और अब तो वो बेचारा कर्जे में डूब गया। मैंने तय कर लिया है माँ, मैं कभी किसी अमीर घर में शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे ऐसा जीवन बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तो बस उसी घर में जाऊंगी जहां पर मुझे प्यार और सम्मान मिले, फिर चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। और मैं भी तुझे ऐसे जल्लादों के घर कभी नहीं भेजूंगी। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी ही बिरादरी का एक अच्छा और सुशील लड़का ढूंढूंगी।
तभी अचानक से घर के बाहर एक बड़ी सी कार आती है। अरे, ये इतनी बड़ी गाड़ी हमारे दरवाजे के बाहर क्या कर रही है? लगता है कोई शहर से आया होगा माँ, और यहाँ आकर रास्ता भूल गया होगा। मैं जाकर देखती हूँ। राम राम बेटी, पहचाना मुझे? मंदिर में जिस दिन तुमने मेरी मदद की थी, उस दिन से मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाई। अरे आंटी जी, आप आइए ना, अंदर आइए। फिर सुमित्रा अंदर आती है और गौरी उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। अरे बहन जी, आप जैसे बड़े लोग हमारे छोटे से घर में कैसे आ गए? बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा की कोई जरूरत नहीं है बहन जी। मैं तो यहाँ पर एक रिश्ते की बात करने आई हूँ। रिश्ता? किसका रिश्ता? आपकी बेटी का रिश्ता, वो भी मेरे बेटे अमन के साथ। मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अरे नहीं बहन जी, आप गलत सोच रही हो। हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारे पास ना तो जमीन है और ना ही कोई दहेज देने की ताकत। हम लोग आपकी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं गौरी बहन, आप गलत सोच रही हो। मैं दहेज के लिए नहीं आई हूँ। मैंने पूजा का दिल और उसकी सच्चाई देखी है। बहुत ही गुणी लड़की है ये, और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन आंटी जी, मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ। आपके बेटे के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। लायक रुपयों से नहीं होता बेटी, दिल और संस्कार से होता है, और तुम उसमें सबसे आगे हो। और बहन जी, मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप अपनी बेटी को एक जोड़ी कपड़े में भेज दो, वही बहुत है मेरे लिए। ठीक है बहन जी, अगर आप इतनी जिद कर रही हो तो मैं मना नहीं करूंगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर कुछ ही दिनों में पूजा की शादी अमन से हो जाती है। जब पहली बार पूजा अमन के घर आती है, तब बड़ा सा कमरा देखकर वो जमीन पर बैठ जाती है। अरे पूजा, तुम इस तरह जमीन पर क्यों बैठी हो? ठीक तो हो ना तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं बिस्तर पर अगर मैं गलत ढंग से बैठ जाऊंगी तो आपको उस बात का बुरा ना लग जाए, इसीलिए मैं नीचे ही बैठ गई। अरे क्या तुम भी पूजा, तुम क्या मुझे वो हर वक्त डांटने वाला खड़ूस आदमी समझ रही हो क्या? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ और दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। आओ, ऊपर आकर आराम से बैठो। फिर अमन उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठाता है। दरअसल इससे पहले हम दोनों की ठीक से बात ही नहीं हुई, इसीलिए मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। तो चलो, आज से ही शुरू करते हैं ना। अभी हम आराम से बात करेंगे और खूब हंसी मजाक करेंगे, जैसे कि हम दोनों बचपन के दोस्त हों। चलेगा ना? आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दिल में एक डर भी है। मेरी सहेली प्रीति के साथ उसके ससुराल वालों ने बहुत बुरा किया। दहेज के लिए उसे मार डाला। इसीलिए मुझे भी हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरे साथ भी कुछ। देखो पूजा, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ कि मैं जितना कमा लेता हूँ उसमें हम दोनों आराम से जी सकते हैं, और इसीलिए तुम्हें मुझे कोई दहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आगे से कभी तुम्हारी जुबान से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए। तुम्हें यहाँ पर सिर्फ प्यार और इज्जत ही मिलेगी, समझी? सच में? आपने तो मेरा डर ही निकाल दिया। अब बस ये टेंशन छोड़ दो। अरे तुम मेरी पत्नी हो, मेरा परिवार हो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। चलो, अब बहुत बातें हो गई। कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना, तो घर में बहुत मेहमान भी आएंगे, और अब तो तुम्हें आराम भी करना होगा। हाँ, वो तो है, लेकिन आपकी बातों से मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। फिर पूजा सुबह के 4 बजे उठती है। अरे बाप रे, बहुत लेट हो गया मुझे। मुझे जल्दी से अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू करनी होगी। सब्जी बनानी है। पता नहीं माँ जी को क्या पसंद आता है। कहीं पहले ही दिन वो मुझ पर गुस्सा ना हो जाए। फिर पूजा किचन में जाती है। हे भगवान, पता नहीं मैं खाना यहाँ पर कैसे बनाऊंगी। ना तो यहाँ पर गैस है, ना ही मिट्टी का चूल्हा। पता नहीं इस बर्तन में क्या रखा है। अभी देखती हूँ। जैसे ही पूजा उस बर्तन को उठाती है, वो फर्श पर गिरकर टूट जाता है।
और तभी वहां पर सुमित्रा आती है। अरे क्या हुआ बहू, कैसी आवाज थी ये? माफ कर दीजिए मम्मी जी, वो गलती से बर्तन टूट गया। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया और आइंदा से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। लेकिन प्लीज मम्मी जी, मुझे कोई सजा मत देना। अरे क्या तू भी बहू, इतना क्यों घबरा रही है तू? और इतनी सुबह सुबह तू क्यों उठी है? और मैंने तो तुझे बस ये पूछा कि तू किचन में क्या कर रही है। अरे हमारे घर में कितने नौकर चाकर हैं, तो सारा खाना तो वही बनाते हैं ना। नहीं मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, इसीलिए आज का खाना तो मैं ही बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पर तो कोई गैस भी नहीं है और ना ही मिट्टी का चूल्हा। पता नहीं इस पर खाना कैसे बनता है। ये तो इंडस्ट्रियल गैस है बहू, इसी पर बनता है खाना। पर मुझे तो इस पर बनाना नहीं आता माँ जी, और मैंने तो कभी आज तक ऐसा कुछ देखा भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। चलो। फिर सुमित्रा पूजा को सब कुछ सिखाती है और जल्दी ही खाना बनाकर वो उसे डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है। 2 दिन हो गए बेटा, लेकिन तूने तो मुझे कोई फोन ही नहीं किया। मैं तो बहुत डर गई थी। वहां पर सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारे साथ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अरे नहीं माँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मेरी सासू माँ तो बिल्कुल आप ही की तरह हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अभी अभी उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया। खाना बनाने में तो उन्होंने ही मेरी मदद की। सच में बेटा? चलो अच्छा है, ये सुनकर मेरे दिल को राहत मिली। वरना मैं तो ये सोच रही थी कि तू किसी परेशानी में ना हो। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ माँ, लेकिन सभी अमीर लोग पूरे नहीं होते और ये लोग जितने पैसों से अमीर हैं उतने ही दिल से भी अमीर है माँ। और अब तो मुझे ये लगता है कि शायद पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा, जो मुझे इतना अच्छा पति और अच्छी सास मिली है माँ। पूजा मुस्कुराते हुए फोन काटती है और उसके चेहरे पर सुकून और खुशी साफ साफ झलकती है। नव्या अपनी सास शोभा और पति तेजस के साथ रहती है। वो लोग बहुत अमीर होते हैं। अरे नव्या, तेरे पापा ने हमें दहेज में एसी कूलर की फैक्ट्री दी है क्या? दिन रात बस हर रूम का एसी और कूलर चालू रखती है तू। बिल देखा है क्या कितना आया है इस बार? ओफो मम्मी जी, आप भी ना। अब ये एसी और कूलर गर्मी में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या ठंड में करेंगे क्या? सच में माँ जी, कभी कभी तो आप हद कर देती हो। अरे नालायक, तुझे ये सब इस्तेमाल करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन हर एक चीज इस्तेमाल करने की हद होती है। और तू अगर वो बेहिसाब इस्तेमाल करेगी तो कैसे चलेगा? माना कि हम अच्छे खासे घराने से हैं, हमारी खुद की सुपरमार्केट भी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू पैसों को पानी की तरह इस्तेमाल करती रहे। अरे बस कीजिए मम्मी जी, आप ना मुझे हर रोज का ये ज्ञान मत दिया कीजिए। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, लेकिन नहीं, आपको तो उसमें भी किसी गरीबों की तरह घुट घुट कर रहने की आदत है। अरे इतने पैसे बचाकर कोई ताजमहल बांधना है या कुतुब मीनार? अरे चुप कर, और जितना कहा है उतना ही कर, वरना मैं तेरे कान के नीचे सितार बजाऊंगी, समझी ना? चल अब जाकर मेरे लिए मेरी रोज टी बना ला। अरे माँ जी, वो रोज टी होता है, ना कि रोज टी। अरे ओ अंग्रेज की औलाद, तू समझ गई ना? उतना ही काफी है मेरे लिए। मैंने कल ही गुलाब की पंखुड़ियां लाई है, तो जाकर उसकी चाय बना। आप और आपकी ये चोचले, सच में माँ जी, कभी कभी तो मेरे दिमाग का दही कर देते हैं। अरे तो उसी लायक है। चल अब भाग यहाँ से, वरना मैं तुझे और काम दे दूंगी। नव्या अपनी सास की कंजूसी से बहुत परेशान होती है। उनका अपना 2 मंजिलों का घर होता है, जिसके सामने एक मिट्टी का घर होता है और उसमें गरीब कविता अपने अपाहिज पति मगन और बेटे टीटू के साथ रहती है। टीटू और टीटू के पापा, ये लीजिए, आप दोनों के लिए मैंने आमरस बनाया है।
वो मैडम ने आज मुझे 4 आम दिए थे। वाह माँ, ये आमरस तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ कविता, ये आमरस तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। और मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें इतनी भीषण गर्मी में भी घर घर जाकर खाना बनाना पड़ता है। और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी, लेकिन तुम मुझे कभी कुछ नहीं बताती। काश मैं अपाहिज नहीं होता तो ये सब तुम्हें करने की नौबत ही नहीं आती। जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। एक वक्त था जब मेरी अच्छी नौकरी थी। हमारा भी खुद का बड़ा सा घर था। एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब कुछ था। लेकिन मेरे अपाहिज होने के कारण हमें सब कुछ बेचना पड़ा। साथ ही साथ हमारा घर भी चला गया। और उसके बाद तो मैं नौकरी भी नहीं कर सका। ऐसा मत कहिए। आपके साथ जो भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है। और रही बात मुझे तकलीफ होने की, तो मैं काम करने के लिए जिन भी घरों में जाती हूँ वहां पर एसी होता है। और इसीलिए उनका किचन भी बहुत ठंडा रहता है। और अपनों के लिए काम करने की क्या ही तकलीफ। इसीलिए आप अपने आप को मत कोसिए। आप कमाल की हो माँ, और आपको देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरे सभी दोस्तों के घर में पंखा, एसी और कूलर है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। पर फिर भी माँ, आपके कारण मुझे जरा भी गर्मी महसूस नहीं होती, क्योंकि आपने हमारी घर की हर एक चीज मिट्टी की बनाई है। फिर चाहे वो बेड हो, रसोई हो या सामान हो, जिस कारण हमारा घर हमेशा ठंडा ही रहता है। हाँ बेटा, वो तो है। और तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम मैं अपने परिवार को खुश तो रख पा रही हूँ। और तुम्हें खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। फिर एक रोज जब मोहल्ले की औरतें सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाती हैं, तभी अरे नव्या, तुम तो जब भी आती हो तब ढेर सारी सब्जियां लेती हो, वो भी कितनी महंगी महंगी। हाँ तो अब क्या करूं? हमारे घर में हर रोज ढेर सारा खाना बनता है और इसीलिए इतनी सब्जियां लेती हूँ मैं। वैसे कभी तो तुम ये 2-2 सब्जियां क्यों ले रही हो? एक ही ले लो ना। लेकिन क्यों काव्या? अरे तुम्हारे घर में अब फ्रिज थोड़ी ना है जिसमें तुम दूसरी सब्जी रख पाओगी। अब तुम्हारे वो दिन थोड़ी ना रहे। अरे तुम तो अब मिट्टी के घर में रहती हो ना, इसलिए कह रही हूँ। और कल तक तो तुम्हारी दूसरी वाली सब्जी सड़ जाएगी। हाँ नव्या, ये बात तो तूने एकदम सही कही। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने छोटे से मिट्टी के घर में बहुत खुश हूँ। और रही बात इस सब्जी की, तो ये बिल्कुल खराब नहीं होगी, क्योंकि मेरा घर बहुत ठंडा रहता है। तो ये सब्जी कल तक अच्छी रहेगी। जरा तेवर तो देखो इसके। गरीब फटी चढ़ गई की। नव्या कविता का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर एक रोज जब खेलते खेलते टीटू नव्या के घर के आंगन में आता है, तभी वो घर के अंदर झांक कर देखता है। अरे ओ टीटू के बच्चे, चोरों की तरह हमारे घर में क्यों झांक कर देख रहा है तू? ओ मैदे वाली आंटी, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैदे वाली आंटी? हाउ डे यू? अरे सही तो कहा टीटू ने। दुनिया भर का मेकअप थोप कर फिरती रहती है तू भूतनी की तरह। जवान बनने के चक्कर में तू तो कभी कभी मुझसे भी ज्यादा बुरी लगती है। इतना कहकर टीटू और शोभा दोनों हंसने लगते हैं। शट अप, हंसना बंद करो तुम। और मम्मी जी आप भी। अरे मेरी सास होकर आप इसका साथ दे रही हो। मैं यहाँ पे खेलते खेलते आया और मैं तो बस ये देख रहा था कि आपके घर में इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी आप बस झगड़ती ही रहती हो। जरा भी खुश नहीं रहती आप। और सच कहो, इससे ज्यादा ठंडक तो मेरे घर में है, जिसे आप हमेशा नाम रखती हो मैदे वाली आंटी। इतना कहकर टीटू वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे ओ टीटू के बच्चे, रुक जा। आज तो तेरी खैर नहीं। ये तो भाग गया। जाने दो, मैं तो इस लड़के को बाद में देख लूंगी। देख नव्या, मैं तुझे 50 बार कह चुकी हूँ कि घर में थोड़ी बचत करना सीख ले, लेकिन तू है कि मानने से रही।
अरे कल रात को भी तूने हॉल का कूलर ऑन ही छोड़ दिया। अब देख, अगर इस महीने का बिल ज्यादा आया तो मैं तो तेरे शादी के गहने ही बेच दूंगी। आप मेरे गहने को हाथ तो लगा कर दिखाइए, फिर बताती हूँ मैं आपको। मैं तो आपके ही गहने गायब कर दूंगी। मुझे कम मत समझ बेटा, मैं तेरी सास हूँ और जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। बस कीजिए मम्मी जी, वरना मैं आपकी शिकायत तेजस से करूंगी। अरे तू क्या उससे मेरी शिकायत करेगी? मैं तो उसकी भी चटनी बनाऊंगी और तेरी भी चटनी बनाऊंगी। निकम्मी कही की, बस दूसरे लोगों को नीचा दिखाना आता है तुझे, और जब देखो तब पैसे बर्बाद करती रहती है। इसके अलावा जिंदगी में कुछ किया है क्या तूने? नव्या को शोभा पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उससे अब कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही एक रोज, ये लीजिए शोभा काकी, आपकी सत्तू पाउडर। धन्यवाद कविता बेटा। आओ ना, अंदर आओ। अरे नहीं मम्मी जी, इसे अंदर आने मत दीजिए, क्योंकि इसके घर पर हर तरफ मिट्टी की चीजें रखी हैं। कहीं वो गंदगी हमारे घर में ना आ जाए। और ये क्या, ये हमें ये गांव का सत्तू पाउडर क्यों दे रही है? हमारे घर के फैंसी फ्रिज में तो कितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स पड़े हैं माँ जी। तो ये गरीबों का सत्तू पाउडर लेकर आप क्या करने वाली हो? बकवास बंद कर अपनी। सत्तू को कुछ बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे दुनिया की सारी कोल्ड ड्रिंक फेल है इस बिहारी सत्तू के सामने। इसे एक बार पीने से इंसान के भीतर की सारी गर्मी छूमंतर हो जाती है। पगलेट कही की। और क्या गंदगी की है रे इस बेचारी ने। उल्टा ये लड़की तो मिट्टी के घर में रहकर भी कितनी साफ है, लेकिन तू देख, इतने आलीशान घर में रहकर भी तेरे बदन से बू आ रही है। अरे तू तो 2-2 दिनों तक नहाती भी नहीं है और दूसरों को नाम रख रही है। बस कीजिए मम्मी जी, मेरी बेइज्जती करने की तो आप कोई कसर नहीं छोड़ती। तो फिर दूसरों को बोलने से पहले तू अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकती? और कविता बेटा, तू अंदर आ जा। नहीं काकी जी, कोई बात नहीं, मुझे आगे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। वो क्या है ना, मैं दूसरों की तरह खाली नहीं बैठती, और मेरे पास दूसरों को फालतू के ताने देने की जगह ढेरों काम पड़े हैं। हाँ बेटा, सही कहा तूने। चल ठीक है, लेकिन फिर कभी आ जाना। हाँ, और अच्छे से काम करना। जी काकी जी। कविता और शोभा की ये बातें सुनकर नव्या को बहुत गुस्सा आता है। फिर अगले दिन जब नव्या नींद से उठती है, तब वो पूरे घर में मिट्टी का सामान देखकर दंग रह जाती है। ओ माय गॉड, कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही ना? ये क्या हो गया मेरे घर को? मेरा ये आलीशान बंगला गरीबों का मिट्टी का घर कब बन गया? मम्मी जी, ये सब क्या हो रहा है? अरे तू पागल हो गई है क्या? इतना क्यों चौंक रही है? मैंने एसी, फ्रिज, कूलर सब कुछ निकाल दिया है, और अब से हमारे घर में सब कुछ मिट्टी का ही रहेगा। खास लोगों को बुलाकर मैंने ये सब करवाया है। मगर क्यों माँ जी? हमारे पास तो इतना सारा पैसा है, तो फिर उसके बावजूद भी आपने ये कदम क्यों उठाया? और अब हम में और उस फटीचर कविता में क्या फर्क रह गया? अब तू तो मानने से रही। तुझे मैंने 1000 बार बोला कि बिजली की बचत कर, लेकिन तूने कभी मेरी कोई बात नहीं मानी, और इसीलिए मैंने कविता की तरह पूरे घर में मिट्टी का सामान भर दिया है, जिससे गर्मी के दिनों में भी हमारा घर ठंडा रह सके और साथ ही हमारे पैसों की बचत भी हो पाए। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया मम्मी जी? अब तो कुछ नहीं हो सकता, और अब से हमारा घर ऐसे ही रहेगा। और खबरदार, जो अगर तूने इसे निकालने की कोशिश भी की तो। अब नव्या को ना चाहकर भी चुप रहना पड़ता है। फिर एक रोज, अरे ये क्या ही नव्या, कोई घर है या अखाड़ा? इतना पैसा होने के बाद भी तुम्हारे ऊपर ऐसी कौन सी नौबत आ गई है, जो तुम्हें सब कुछ हटाकर ये मिट्टी का सामान इस्तेमाल करना पड़ रहा है? अरे घर की हालत देखकर तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे इतने बुरे दिन आएंगे। अरे नहीं नहीं, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, बात कुछ और है। अरे चुप हो जा, मैं सब समझती हूँ। अरे अमीरों का तो ऐसा ही होता है,
खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। और तुम तो बस दुनिया वालों को ही दिखाती हो कि तुम कितनी अमीर हो, लेकिन तुम्हारे भी घर के अंदर यही हाल है जो बाकी लोगों के होता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सच में गलत समझ रही हो। इस तरह से नव्या की इज्जत की धज्जियां उड़ने लगती हैं, जिस कारण वो शोभा को खूब सुनाती हैं। देखा ना मम्मी जी, आपके कारण मेरी हर तरह से नाक कट गई है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही मैं, और इस मिट्टी में रहकर अब मुझे चिड़चिड़ हो रही है। जहां देखो वहां हर तरफ बस गंदगी ही फैली है, और इस कारण मेरे कपड़े, बाल, सब कुछ खराब होता रहता है। एंड आई जस्ट हेट इट। क्यों? अब कैसा महसूस हो रहा है तुझे? और करेगी पैसों की बर्बादी? अरे तुझे किसी ने भी बिजली का उपयोग करने से मना नहीं किया था। बस हर चीज नियमित रूप से तू इस्तेमाल करती तो सही रहता। देख बहू, भगवान की कृपा से हमारे पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसे अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि तेरी तरह बेवजह की चीजों पर खर्चा करना चाहिए। हाँ मम्मी जी, आपने ये बात तो बिल्कुल सही की, और अब जाकर मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है। और अब जब मैं हर चीज के बिना रह रही हूँ, तब मुझे उसकी अहमियत का एहसास हो रहा है। और तू जो उस बेचारी कविता को तानी देती रहती है, जब देखो उसका मजाक उड़ाती रहती है, उसका क्या करेगी तू? अरे जरा उन लोगों को देख, इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी जो है उसमें संतुष्ट है, खुश है। और तुझे क्या लगता है उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती होगी? अब मिट्टी के बीच रहकर देखा ना तूने, और इतने दिनों से जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब उनके साथ हर रोज होता होगा, लेकिन फिर भी वो लोग उफ तक नहीं करते और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए इंसान को जो भी है, जितना है, उसमें खुश रहना चाहिए और भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। समझी कि नहीं? हाँ मम्मी जी, पहली बार आपकी बातों को सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है, और अब मैं उस कविता के पास जाकर उससे दिल से माफी मांगूंगी और अपने आप में सुधार लाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू मम्मी जी, आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी। चल कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। वो अब तक तेरी अक्ल घुटने में दबी हुई थी ना, लेकिन अब जाकर ठिकाने पर आई है। ओफो मम्मी जी, क्या आप भी? मैं मजाक कर रही हूँ रे। फिर नव्या कविता के पास जाकर उससे माफी मांगती है और अपने आप में सुधार लाकर वो सबके साथ खुशी से रहने लगती है। कोमल रसोई में खाना बनाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर उसकी सास संध्या आ जाती है। अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? अरे माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, तो मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ। वैसे तो मैं अपने मन का ही कुछ बनाने वाली थी, लेकिन अब आप आ गई हो ना, तो आप ही बता दीजिए कि सबके लिए मैं खाने में क्या बनाऊं। अरे नहीं बहू, अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है और इन शादी की रस्मों में तो तू कितना थक गई होगी। इसीलिए तू अभी कुछ भी मत कर और जाकर आराम कर। और रही बात खाने की, तो ये खाना मैं और तेरी ननंद बना लेंगे। अरे नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप लोग खाना क्यों बनाएंगे भला? मैं हूं ना, मैं बना लूंगी खाना, आप चिंता मत कीजिए। अरे बहू, मैं जानती हूँ कि तू खाना बना सकती है और तेरे होते हुए हमें कुछ करने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तू भी तो समझना, अभी अभी तेरी शादी हुई है और कुछ ही दिनों के बाद तुझे घर को तो संभालना ही है ना। इसलिए तुझे समझा रही थी कि अभी शुरुआती के दिनों में तुझे जितना आराम मिल सके उतना आराम कर ले तू, क्योंकि मैं जब भी शादी करके आई थी ना, तो कुछ ही दिन आराम था मेरा। फिर उसके बाद से लेकर आज तक मैं तो अपने ससुराल को ही संभाल रही हूँ, और इसीलिए मैं कह रही हूँ तुझे कि जितना हो सके उतना आराम कर ले। ठीक है माँ जी, आप तो मुझे अपनी माँ की तरह समझा रही हो, तो मैं भी आपकी बात जरूर मानूंगी। आप खाना बना लीजिए, लेकिन आपको अगर कोई मदद लगे तो मुझे बेझिझक होकर बताना, मैं आपकी मदद कर दूंगी। वैसे माँ जी,
मैं आपकी सब्जी काटने में मदद कर सकती हूँ। अरे क्या तू भी बहू, एक बार में तू मेरी बात क्यों नहीं समझती? मैं कर लूंगी काम और तू जाकर आराम कर ले। फिर कुछ ही देर में खाना बन जाता है और सभी लोग खाने के टेबल पर आते हैं। अरे शीतल, जरा तेरी भाभी को भी खाना परोस। लेकिन खाने में तरी वाली सब्जी देखकर कोमल का तो मुंह बन जाता है। अरे बाप रे, ये तरी वाली सब्जी में पानी है या पानी में सब्जी? इसमें तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आलू, टमाटर, मिर्च, मसाला कुछ भी नहीं है इसमें। लगता है सिर्फ रंग वाला पानी दिया है। लेकिन अब मैं इसके साथ रोटी कैसे खा पाऊंगी? अरे भाभी, अब खाने को इस तरह से क्यों देख रही हो? खाने की शुरुआत करो ना। फिर कोमल जैसे तैसे एक रोटी खाकर उठती है। अरे बहू, तूने तो आज बड़ी जल्दी खाना खा लिया। अरे तूने तो बस एक ही रोटी खाई और उसमें ही तेरा पेट भर गया। थोड़ा अच्छे से खा लेती ना। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरा अभी कुछ भी खाने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन क्यों भाभी, आपका कुछ खाने का मन क्यों नहीं कर रहा? अरे सबको खाना तो खाना ही चाहिए ना। और वैसे भी भाई ने मुझसे कहा था कि आप शादी से पहले तो काफी खाना खाती थी, फिर अब क्यों नहीं खाया आपने? हाँ, खाना तो मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन... अरे जाने दे बहू, इसे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये तो बस तुझे तंग करने के लिए ये सब बोल रही है। अरे शादी की सारी रस्में एक हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है। इस वजह से बाहर का तला भुना हुआ और मसाले वाला खाना सभी लोग खाते हैं और इस वजह से उनका पेट बहुत खराब होता है। इसीलिए शादी के बाद तो सबको हल्का और कम खाना ही अच्छा लगता है। और शायद बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा और इसीलिए उसे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं बहू, जा तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। फिर अगली सुबह कोमल सबके लिए बिना तरी वाली सब्जी बनाती है। अरे बहू, सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, लेकिन इसमें तो तरी बिल्कुल भी नहीं है। तूने तरी वाली सब्जी क्यों नहीं बनाई? अरे पापा जी, ऐसे रोज रोज तरी वाली सब्जियां थोड़ी ना अच्छी लगती है, इसीलिए आज मैंने बिना तरी वाली ही सब्जी बनाई। लेकिन आपको क्या हुआ? ये सब्जी आपको अच्छी नहीं लगी क्या? अरे बहू, सब्जी तो ठीक ही बनी है, लेकिन जितनी सब्जियां तूने एक बार में इस्तेमाल की है ना, उतनी सब्जियों में तो मैं 3 टाइम का खाना बना सकती हूँ। और तो और इस सब्जी में तर्री भी नहीं है। लगता है तुझे सब्जियों का हिसाब किताब नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं। अगली बार से तू तर्री वाली ही सब्जी बनाना और वो सब्जी मैं तुझे सिखाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं अगली बार से आप ही की पसंद की सब्जी बनाऊंगी। लेकिन आज का खाना आपको पसंद आया ना? हाँ बहू, अच्छा है खाना। लेकिन ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। फिर एक शाम कोमल अपनी सास के साथ बाजार चली जाती है। देख बहू, मैं अभी 1 पाव सब्जी लेने वाली हूँ। आलू प्याज ठीक रहेगा ना? अरे माँ जी, बस 1 पाव? अरे घर में खाने वाले हम 5 लोग हैं और बस सबके लिए 1 पाव सब्जी। आखिर आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो माँ जी? 1 पाव सब्जी में तो कुछ भी नहीं होने वाला। अरे नहीं बहू, तेरे आने से पहले भी हमारा खाना 1 पाव सब्जी में बन जाता था। नहीं माँ जी, हम 1 पाव सब्जी नहीं लेंगे, बल्कि 1-1 किलो ही लेंगे। अरे खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते, बल्कि उससे हमें ताकत भी मिलती है। बाजार में होने के कारण संध्या कोमल को कुछ भी नहीं कहती और वो दोनों चुपचाप घर आ जाते हैं। फिर शाम होने पर कोमल सबके लिए बिना तरी वाली आलू गोभी की सब्जी बनाती है और वो सभी लोग उसे बड़े ही चाव से खाते हैं। अरे वाह, क्या बात है! आज का तो सारा खाना सफाचट हो गया। लगता है आपको खाना कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। देखा ना माँ जी, मैं उस दिन भी आपसे कह रही थी कि सबको मेरे हाथ की बिना तरी वाली ही सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन आप हो कि मुझे खामोखा मना करती रहती हो। अरे नहीं भाभी, हम सबको तो तरी वाली ही सब्जी पसंद है।
लेकिन आपने तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रखा, तो अब हम भी क्या करें? इसीलिए जो मिल रहा है वही खाएंगे ना हम लोग। ये तुम क्या बोल रही हो शीतल? एक तो सारा खाना देखते ही तुमने खत्म भी कर दिया। रोज तो थोड़ा बहुत खाना बच भी जाता है, लेकिन आज तो उतना भी खाना नहीं बचा। और तुम हो कि ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो कि मैंने तरी वाली सब्जी क्यों नहीं बनाई। देख बहू, शीतल एकदम बराबर बोल रही है। हम सबको तो बस तरी वाली ही सब्जी पसंद है, तो फिर तू अपने मन की क्यों चलाती है? और कान खोलकर सुन ले मेरी बात, कल से मुझे तर्री वाली ही सब्जी चाहिए। कोमल को अपने घर वालों की कंजूसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर एक सुबह जब कोमल पोछा लगा रही होती है, तभी पता नहीं ये पोछा कौन से बाबा आदम के जमाने से लाया है। एक काम करती हूँ, मैं अभी माँ जी के पास जाती हूँ और उन्हें इसके बदले मुझे अलग पोछा देने के लिए कहती हूँ, क्योंकि इसकी हालत देख के ही पता चल रहा है कि ये पोछा तो अब किसी काम का नहीं रहा। फिर कोमल अपने सास के कमरे में जाती है। देखिए ना माँ जी, ये पोछा कुछ ज्यादा ही पुराना हो गया है, इसलिए अब हमें नया पोछा लेना चाहिए। अरे नहीं बहू, ये पोछा इतना भी पुराना नहीं हुआ है, लेकिन तुझे इसमें क्या दिक्कत हो रही है? अरे ये तो अभी बहुत चलेगा, 1-2 महीने तो तू इसमें आराम से निकाल सकती है। नहीं माँ जी, इसका चलने लायक तो असर दिख भी नहीं रहा, बल्कि ये पोछा तो लंगड़ा लूला अंधा और बहरा सब हो गया है। और अब तो ये खुद ही चीख चीख के कह रहा है कि भाई मुझे रिटायर कर दो, और इससे मेरा पोछा लगना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है बहू, रुक तू, मैं अभी आती हूँ। फिर संध्या उसे एक फटी पुरानी बनियान देती है। अब ये क्या है माँ जी? ये तो पापा जी की फटी हुई बनियान है ना, तो आप मुझे ये क्यों दे रही हो? मैंने आपसे पोछा मांगा है, तो अब मैं इस बनियान की सिलाई करूँ क्या? अरे नहीं बहू, ये बनियान ही तेरा पोछा है। अब नया पोछा लेने में कोई पैसे बर्बाद करता है क्या? उससे अच्छा तो यही होगा ना कि तू ये फटी हुई बनियान ही इस्तेमाल कर ले। उसी बहाने ये बनियान किसी काम तो आएगी और लगे हाथ थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। और देख बहू, अब इसके आगे तू मेरे साथ कोई बहस मत कर और चुपचाप जाकर पोछा लगा। कोमल अब अपने ससुराल वालों को कुछ भी नहीं कहती। फिर अगले दिन जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, तभी वापस बिना तर्री वाली सब्जी देखकर संध्या को बहुत गुस्सा आता है। ये क्या है बहू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू ये बिना तर्री वाली सब्जी मत बनाया कर। अरे हम सबको तो तर्री वाली ही सब्जी पसंद है, तो फिर तू अपनी मनमानी क्यों चला रही है? और हम लोगों की बातों की अहमियत है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं आप लोगों की बातें भी सुनती हूँ, लेकिन ये खाना भी तो मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? हमें अच्छे से पता है कि आपको तर्री वाली सब्जी नहीं पसंद, और इसीलिए आप अपने लिए बिना तर्री वाली सब्जी बना रही हो, और वो सब्जी ना चाहते हुए हमें भी खानी पड़ रही है। तो इन सब में आप हमारे लिए क्या कर रही हो? अरे आप तो बस अपना ही पेट भर रही हो, लेकिन हमारा क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है शीतल, और मैंने खुद देखा है, जब भी मैं बिना तर्री वाली सब्जी बनाती हूँ, तब आप सब लोग बड़े ही चाव से खाते हो, और इसीलिए मैं आप लोगों से डांट सुनने के बाद भी बिना तर्री वाली ही सब्जी बनाती हूँ, ताकि आप लोग उसे मजे लेकर खा सके। देख बहू, जब से तू इस घर में आई है ना, तब से हम लोगों के चैन सुख मजे धरे के धरे रह गए हैं। अरे तुझे मैंने लाखों बार समझा दिया होगा कि बिना तर्री वाली सब्जी मत बनाया कर, लेकिन तुझे तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, अब से तू खाना नहीं बनाएगी, क्योंकि अब से मैं और तेरी ननन खाना बनाएंगे और घर के बाकी काम तू देख लेगी। लेकिन माँ जी, मैं तो इस घर की बहू हूं ना, तो खाना तो मैं ही बनाऊंगी ना, और मेरे होते हुए आप लोग खाना बनाओगे, ये थोड़ी ना अच्छा लगेगा। ये सब तुझे पहले सोचना चाहिए था बहू, लेकिन अब से तू इस घर में खाना नहीं बनाएगी। अब संध्या और शीतल मिलकर
सारा तर्री वाला ही खाना बनाती है, जिस कारण कोमल खुद के लिए अलग से खाना बना ही नहीं पाती। फिर खाने के समय, अरे बहू, तू खाना क्यों नहीं खा रही? अरे ये भी कोई खाना है क्या माँ जी? तर्री वाली सब्जियों के नाम पर आपने तो बस पानी में सब्जियां डालकर दे रखी है, इसलिए मुझे नहीं खाना ये खाना, आप ही खाओ इसे। इतना कहकर कोमल खाने के टेबल से उठ जाती है और वो बाहर जाकर खाना खाती है। अब ऐसे ही कई दिनों तक कोमल रोजाना बाहर ही खाना खाती है, जिस कारण उसके बहुत पैसे बर्बाद होते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरे तो कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर ऐसे ही रोजाना चलता रहा तो मैं तो एक दिन कंगाल हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। अब कोमल अपनी सास के पास जाती है। अरे माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब से मैं आप सबके लिए तर्री वाली ही सब्जी बनाऊंगी और आज से आपको रसोई में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह काम करते हुए देखकर मुझे सच में बहुत बुरा लगता है माँ जी। और इतने दिनों तक मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, इसीलिए आई एम रियली सॉरी माँ जी। चलो अच्छा है कि आखिरकार तुझे अपनी गलती का एहसास हो ही गया। ठीक है बहू, आज से खाना तू ही बना दिया कर। फिर शाम के समय जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, तब वहां पर 2 तरह की सब्जी देखकर वो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे भाभी, आपने ये 2 तरह की सब्जी क्यों बनाई है? अरे अब आप ही तो लोग कहते थे ना कि आप सबको तर्री वाली सब्जी पसंद है, इसीलिए मैंने आप सबके लिए तर्री वाली सब्जी बनाई। लेकिन मुझे तो बिना तर्री वाली सब्जी पसंद है ना, इसीलिए मैंने खुद के लिए बिना तरी वाली सब्जी बनाई। खुद के ही बातों में फंसने के कारण वो लोग कोमल को कुछ भी नहीं बोल पाते। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है और कोमल अब अपने लिए बिना तर्री वाली ही सब्जी बनाया करती है और बाकी सबके लिए तर्री वाली सब्जी बनाती है। अरे बहू, मुझे भी थोड़ी सब्जी दे दे। जी पापा जी। अरे भाभी, अगर आप पापा को दे रही हो तो लगे हाथ मुझे भी थोड़ी सब्जी दे दो। हाँ हाँ, ये लो, मैंने किसी को मना थोड़ी ना किया है, जी भर के खाओ। ऐसे ही हर कोई अब कोमल से मांग मांग कर बिना तर्री वाली सब्जी खाता है। फिर एक शाम संध्या गुस्से में कहती है, अरे तुझे हमने कितनी बार मना किया है बहू, अरे ये तर्री वाली सब्जी हम बचत करने के लिए बनाते हैं, लेकिन तू है कि कुछ समझती ही नहीं। अरे क्या फायदा घर में 2 अलग अलग तरह की सब्जी बनाने का? अरे इससे तो और ज्यादा ही नुकसान हो रहा है, गैस का नुकसान हो रहा है, सब्जियां भी खत्म हो रही है, ऊपर से नमक मिर्च मसाले वो खत्म हो रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन माँ जी, ऐसी बचत का क्या फायदा जिसे घर के लोगों का पेट ही खुश ना कर पाए? अरे हम सब तो खाना खुशी के लिए खाते हैं ना, लेकिन आपका ये तर्री वाला खाना हमारे शरीर को लगता ही नहीं। अरे लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है, उसका क्या करेगी तू? अरे तो फिर हम कमा भी तो इसीलिए रहे हैं ना कि 2 रोटी चैन से खा सके, और अगर उन 2 रोटियों में स्वाद ही नहीं रहा तो क्या फायदा ऐसा खाना खाने का? देखिए माँ जी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि मैं ये बिना तर्री वाली सब्जी जिंदगी भर बनाऊंगी। अरे मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि हफ्ते में 4 दिन बिना तर्री वाली सब्जी, तो बाकी के 3 दिन तर्री वाली सब्जी बना देंगे और इन दोनों के कारण मुंह में स्वाद भी बना रहेगा। ठीक है बहू, शायद तू सही कह रही है। अगर हम दोनों तरह से सब्जी बनाएंगे तो हमारे मुंह में स्वाद भी बना रहेगा और राशन की भी बचत होगी। इस तरह से अंत में कोमल अपने ससुराल वालों को समझा ही देती है और उस दिन के बाद से घर में तर्री वाली और बिना तर्री वाली सब्जी बारी बारी से बनाई जाती है।